गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि हमने नदियों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में हमने देख लिया था। उसमें हमने अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ देखी थी और निक्षेपणात्मक, जो हमारा इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों सिस्टम के बारे में हमने देख लिया था। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है हमारी पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, मतलब हवा के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ मरुस्थल में बनाई जाती हैं। वो तो नदियों के द्वारा थी जो हमने अभी तक पढ़ी। अब जो हवाएं चलती हैं, जो पवनें चलती हैं, जिसमें मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और जिसमें मतलब ये बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है अलग अलग तरीके की। आप लोग रेगिस्तान में जाते होंगे तो वहाँ देखा होगा आपने बहुत सारी तरीके की अलग अलग जो है जैसे एक तरह से मतलब कैसा लगेगा कि जैसे रेखा के रूप में कुछ मिट्टी में बना हुआ मिलेगा, छोटे छोटे टीले उसमें मिट्टी के बने हुए मिलेंगे। तो वो सब कैसे बनते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जिनको पहले जो जितनी भी क्लासेस थी वो नहीं मिल पाई थी, जिनका एडमिशन लेट हुआ है, वो सारे स्टूडेंट्स जो LR स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको फर्स्ट क्लास से और अब तक की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और जो PDF है वो जिस बच्चे को चाहिए जो वो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। उस हिसाब से हम लोग PDF भी आप लोगों को एक बार ग्रुप में वापस भेज देंगे। ठीक। तो आगे का जो टॉपिक है अपना कौन सा, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कहाँ बनेंगी? ये बनेंगी मरुस्थल के अंदर, मतलब जो क्षेत्र शुष्क होगा, शुष्क क्षेत्र के अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलेंगी। शुष्क क्षेत्र कौन सा होता है? जहां वर्षण की जो मात्रा होती है, जहां वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है कि वर्षण की अपेक्षा जो हमारा वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण की दर उच्च पाई जाती है। देखिए, शुष्क क्षेत्र किसको कहेंगे? जहां पर वर्षा तो कम होती है और वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। और वाष्पीकरण का मतलब ये हुआ जब जल जो है उसका भाप बनकर ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है? हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। देखिए, हम इस प्रोसेस को समझते हैं। ये हमारा जल से भरा हुआ एक पात्र है और ये एक दूसरा जल से भरा हुआ पात्र है। हमने यहाँ दोनों पर तापमान डाला, मतलब सूर्य की किरणें जो हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ सबसे कम पड़ रही है। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, जब जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, तापमान जितना अधिक होगा, उस जो ये वाला जल है ये भाप बनकर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप एक पतीला जो है पानी से भरकर गैस पर रखिए। जब गैस पर रखेंगे तो उसमें से थोड़ी देर बाद जब वो पानी उबल जाता है तो उसके बाद वो पानी जो है कम होने लगता है ना, पानी जो है वो कम हो जाता है। और जो कम होने जो प्रोसेस है वो हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। जब पानी जो है वो उबल जाता है तो हमारा धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ होता तो बहुत गर्म है, खोलता रहता है, एकदम गर्म रहता है, उबलता रहता है। ठीक। लेकिन क्या है कि वो भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है। तो जो वो प्रोसेस है वो हमारा वाष्पीकरण की दर कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाता है। और जब वाष्पीकरण इतना अधिक हो जाए कि जमीन में पानी ही नहीं है तो वहाँ क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। जो पतीले में जो प्रोसेस हो रहा था वही जमीन पे होता है। जब जमीन पे जहाँ पर पानी है और उस पानी के अंदर अब वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत अधिक हो रही है, मतलब उस जो जल है, जो अपना बारिश का पानी आता है, ये बहुत सारा मिट्टी के अंदर नहीं चला जाता है। और ये पानी अब तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो इस पानी को जो है अपनी तरफ वाष्पीकरण के थ्रू खींचता रहता है। और जब वाष्पीकरण की दर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, मिट्टी में जल की मात्रा की कमी आ जाती है। और कमी आने से क्या, वो मरुस्थल में बदल जाता है। जब मिट्टी में पानी ही नहीं होगा तो वो मरुस्थल तो बनेगा ही। उसी को हम क्या कहते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई अभी तक जो हमने बात करी।
अब हम बात करते हैं कि विश्व में गर्म मरुस्थल भागों में जो है बहुत सारी स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। देखो, मरुस्थल जो है दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ गर्म मरुस्थल होते हैं, कुछ ठंडे मरुस्थल भी होते हैं। गर्म मरुस्थल मतलब जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, ठीक, जैसे हमारा ये अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल हो गया, अपने यहाँ कौन सा है जो अपना ये थार का मरुस्थल हो गया, ठीक। इस तरीके से जो दक्षिण की साइड जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं वो हमारे कौन से हैं, जो हमारे गर्म मरुस्थल। और ठंडे मरुस्थल की बात करें तो यूरेशिया के अंदर, ठीक, उसके बाद में जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर जितने भी मरुस्थल पाए जाएंगे वो हमारे कैसे होंगे, बर्फीले मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब आप क्या समझते हैं? मरुस्थल मतलब सूखा नहीं होता। मरुस्थल मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए आवश्यक दशाएं नहीं है, जहाँ मनुष्य नहीं रह सकता, उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल का मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, ठीक है, पानी नहीं है। बर्फ वाला जो क्षेत्र है वहाँ तो पानी है, फिर भी उसको ठंडा मरुस्थल क्यों कह रहे हैं? मरुस्थल का मतलब हुआ कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा निर्जन क्षेत्र जहाँ पर मनुष्य के लिए रहने के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान नहीं होती, जहाँ मनुष्य नहीं रह पाता है, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि विश्व में मरुस्थल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मरुस्थल के प्रकार अगर बात करें, जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले एक आता है हम्मादा। हम्मादा मरुस्थल या हम्मादा डेजर्ट बोलते हैं इसको। हम्मादा डेजर्ट कौन सा डेजर्ट? ये चट्टानी मरुस्थल इसको कहते हैं। हम्मादा मरुस्थल क्या होता है कि इसमें चट्टानी संरचना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जो है रेत नहीं होती, रेत नहीं होती। इस वाले भाग में हम्मादा डेजर्ट के अंदर जो है चट्टानी संरचनाएं अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको चट्टानी मरुस्थल भी कहते हैं। देख, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। जो लीबिया का जो क्षेत्र है, जो दक्षिण अमेरिका के नहीं सॉरी अफ्रीका के अंदर जो लीबिया वाला क्षेत्र है, कौन सा, लीबिया, उसके अंदर कौन सा क्षेत्र, वो कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? यही तो चट्टानी तो मरुस्थल पाया जाता है, ठीक। देखिए, हमने बात करी मरुस्थल क्या होते हैं, फिर हम बात करते हैं हम्मादा डेजर्ट के बारे में। जो हम्मादा डेजर्ट है, जो हम्मादा मरुस्थल है, वो क्या है, उसमें रेत नहीं पाई जाती। जिस मरुस्थल में रेत ना पाकर चट्टान पाई जाती है उस वाले क्षेत्र को हम हम्मादा डेजर्ट कहते हैं। और हम्मादा डेजर्ट का अर्थ हुआ कि वहाँ पर चट्टानी संरचना पाई जाती है, इसलिए इसको चट्टानी मरुस्थल भी कहते हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि लीबिया का जो क्षेत्र है उसके अंदर हमारा कौन सा प्रकार का हम्मादा डेजर्ट पाया जाता है। दूसरे की बात करें, दूसरा है हमारा रेग, या फिर इसको स्ट्रॉन्ग डेजर्ट भी बोलते हैं। रेग, रेग क्या होता है? रेग होता है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल। देखिए, चट्टानी मरुस्थल आपने देखा, चट्टानी मरुस्थल में क्या होता है, चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी। पथरीले मरुस्थल के अंदर क्या होगा, मिट्टी तो होगी लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत बड़े बड़े कंकड़, पत्थर जो हैं वो पाए जाएंगे। इसमें पत्थर और चट्टानों में अंतर तो आप समझने लगे होंगे अब, कि पत्थर क्या होते हैं, जो छोटी संरचना के होते हैं, और चट्टानें क्या होती हैं, जो किसी एक विशेष फॉर्मेशन से बनी होती हैं, ठीक है। चट्टानी मरुस्थल के अंदर चट्टानें पाई जाती हैं बड़ी बड़ी। रेग जो स्ट्रॉन्ग जो डेजर्ट है वो पथरीला मरुस्थल में, इसमें पत्थर के कंकड़, पत्थर, शैल, मलबा, रेत, ये सब इनके साथ में मिला हुआ रहता है। इसमें जो है एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक सेरी राम का मरुस्थल है जो लीबिया और मिस्र के अंदर, लीबिया और मिस्र दोनों के क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक। तो दो चीजें हो गई, हम्मादा डेजर्ट और हमारा रेग डेजर्ट। तीसरा अगर बात करें हम तो हमारा आता है अर्ग। और अर्ग जो होता है, अर्ग का मतलब होता है रेतीला मरुस्थल। जो हमारे यहाँ मिलता है वो रेग का प्रकार मिलता है। रेतीला जो मरुस्थल होता है उसको कहते हैं हम अर्ग। देखिए, हमने बात की चट्टानी मरुस्थल तो हम्मादा डेजर्ट, हमने बात करी रेग डेजर्ट तो मतलब पथरीला मरुस्थल।
अर्ग मतलब रेतीला मरुस्थल, जहाँ पर रेत मिलेगी वो उस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उस मरुस्थल को अर्ग मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, जो हमारे भारत में यहाँ पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अर्ग ही तो बोलेंगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट इसमें एक और आता है वो आता है हमारा पठारी मरुस्थल। पठारी मरुस्थल, देखिए पठारी मरुस्थल में क्या होता है कि जो इसका जो भाग होता है, जो मरुस्थल का जो भाग होता है वो बीच बीच में से ऊपर उठा हुआ होता है, मतलब ऐसे पठार जैसी संरचना इसमें बनी होती है, इसलिए इसको पठारी मरुस्थल कह देते हैं। ठीक, जैसे अमेरिका का जो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वो इसी प्रकार की संरचना लिए हुए पठारी मरुस्थल में। तो पठारी मरुस्थल में क्या हुआ कि पठार तो आप जानते हैं ना कि ऊपर से समतल होता है और वैसे उठा हुआ भाग रहता है, तो पठारी संरचना के अंदर पठारी मरुस्थल में ऐसे पठार जैसी संरचनाएं उस मरुस्थल में पाई जाती हैं, इसलिए उसको पठारी मरुस्थल हम कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब हम एक बात करते हैं इसके अंदर कि पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनेंगी उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस किस का प्रोसेस होगा, कैसे प्रोसेस होगा, उसके बाद में जो है हमारी स्थलाकृतियां बनेंगी। जैसे देखिए हमने नदी में देखा था कि अपघर्षण, सनी घर्षण, गोलीकरण देखी थी ना ये चीजें, उसी प्रकार से इसके तहत भी कुछ वो स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे अपघर्षण। और ये सारे टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्योंकि हर टोपोग्राफी के अंदर आएंगे। देखिए अपघर्षण का मतलब आपको क्या समझ में आया था? अपघर्षण हो रहा था कि मतलब जब पवन के द्वारा किसी भी अवसाद को उड़ाकर ले जाया जाता है अपने साथ, तो जमीन के साथ में जब उसका रगड़ होती है, जमीन के साथ में जब रगड़ होती है और उससे जो कंकड़, जो छोटे छोटे कण बनते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अपघर्षण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। सनी घर्षण में क्या था कि जब जो मतलब ये क्या बोलेंगे इसको, जो भी पदार्थ है, जो तत्व है, वो आपस में रगड़ करते हुए जिस प्रकार से संरचना बनाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सनी घर्षण। अपवाहन ये होता है कि पवन आई और अपने साथ उस स्थान से कुछ मिट्टी को उठाया और दूसरे स्थान पर अपने साथ उड़ाकर ले गई, उसको हमने क्या कह दिया, अपवाहन। 3 प्रोसेस है इसके अंदर, अपघर्षण, सनी घर्षण और अपवाहन। अपघर्षण में क्या हुआ कि जब पृथ्वी की सतह के साथ घर्षण हो रहा है। सनी घर्षण मतलब जब आपस में कंकड़ पत्थर का आपस में रगड़ जब हो रहा है तो सनी घर्षण। और अपवाहन मतलब जब एक स्थान से पवन के द्वारा उस स्थान से जो है मलबे को उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया। ठीक, और जो उड़ाने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या कहा गया, अपवाहन की प्रक्रिया कहा गया। ठीक है, इतनी चीजों में कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब हम बात करेंगे कि पवन के द्वारा अपर्दनात्मक, जैसे हमने पढ़ी थी ना नदी की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे पवन द्वारा निर्मित पवन की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। ठीक, देखिए इसमें जो सबसे पहले हमारी जो अपर्दनात्मक का मतलब समझ गए ना, कि जिसके अंदर अपर्दन की क्रिया हो गई, मतलब जिसमें कटाव होगा, उस प्रकार की जितनी भी संरचनाएं बनेंगी उनको हम अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कहेंगे। पहला इसके अंदर आता है कौन सा, हमारा छत्रकशील। नाम थोड़े से अजीब हैं, लेकिन जब याद करोगे, इनको बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। छत्रकशील, या इसको मशरूम रॉक भी कहते हैं, मशरूम रॉक। देखिए क्या है ये जो क्रिया हो रही है, ये जो स्थलाकृति बन रही है, ये बन रही है हमारी किससे, अपघर्षण की क्रिया से। और अपघर्षण का नाम लेते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर तत्व जो है वो सतह से टकराकर अपना रूप परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये पवन थी, इधर से इधर ये चल रही है, बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई। ठीक, चट्टान आ गई, जो है चट्टान जो है ये इस तरीके से चट्टान,
अब जो ये चट्टान आ गई, क्योंकि पवन की रफ्तार बहुत तेज है, जब ये बहुत तेज स्पीड में जब कोई हवा आती है तो जो चट्टान है उसको क्या करेगी कि ये वाला जो बीच वाला जो हिस्सा है इसको ये पतला कर देगी। देखिए पवन जो है, मान लीजिए कि इस तरीके से पवन हमारी इस दिशा में बढ़ रही है, बीच में एक चट्टान आ गई। अब जहां पर ये चट्टान से टकराएंगी उस वाले क्षेत्र में ये कटाव कर देंगी। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा अपर्दन होगा। और जब ये अपर्दन की क्रिया होगी, जब बीच में से ऐसे मुड़ जाएगा, दब जाएगा, तो ये इस प्रकार की कुछ स्थलाकृति हमें देखने को मिलेगी। अब बताओ कि ये स्थलाकृति कैसी लग रही है। मशरूम का पेड़ देखा है आपने? मशरूम देखा होगा ना, आसपास के मतलब खेतों वेतों में, तो गांव में ही तो रहते होंगे आप सब लोग, तो वहां तो देखे होंगे मशरूम के पेड़ बहुत सारे होते हैं खेतों के अंदर। तो उसमें जो मशरूम का जो पेड़ होता है उस प्रकार की इसकी स्थलाकृति बनती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, मशरूम रॉक। ये जो छत्रकशील है, ये समझ में आया। इसको क्या करते हैं, ये जो है ये सहारा के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो मशरूम रॉक होती है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि पवन के मार्ग में ये चट्टान स्थित होती है, तो निचले भाग को तो ये क्या कर देती है, अपघर्षित हो जाती है, और अपघर्षित करके क्या उसका जो है रूप परिवर्तित करके इस प्रकार की संरचना ये बना देती है, जो मशरूम की तरह हमें दिखाई देती है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, छत्रकशील। दूसरी जो स्थलाकृति हमारी इसमें आती है, ठीक है, दूसरी जो स्थलाकृति आती है वो आती है अपवाहन गर्त। देखिए अपवाहन गर्त, अपवाहन गर्त या फिर इसको ब्लो आउट भी बोलते हैं। कई बार जो है ये ना लिख के ब्लो आउट भी लिखा हुआ आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जब मरुस्थलीय क्षेत्र में एक दिशा से मान लीजिए ये पवन का प्रवाह हो रहा है, और जब इस पवन के द्वारा मृदा का इस स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर जब ये इसको ले जाती है, इसका जो है मान लीजिए ये हवा चल रही है, पवन आ रही है, धीरे धीरे जो है इस स्थान से मिट्टी को उड़ाकर इस स्थान पर जमा करती जा रही है, तो एक टाइम आएगा कि यहाँ से जो है मिट्टी को इतना उड़ा ले जाएंगे कि यहाँ पर एक इस तरीके का गर्त जैसा दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए पवन की दिशा जब ये रहेगी और जब ये पवन लगातार ऐसे प्रवाहित होती रहेगी तो इस स्थान से मिट्टी को उड़ाकर यहाँ ले आएगी। ठीक है, और जब इस स्थान से लगातार मिट्टी को उड़ाकर ले जाया जाएगा, तो जब लगातार मिट्टी उड़ रही है तो इस क्षेत्र में क्या बन गया, यहाँ से सारी मिट्टी उड़ गई, तो ये क्या है, एक गर्त के रूप में हमें दिखाई देता है, और इससे जो स्थलाकृति बनती है वो गर्तनुमा हमें प्रतीत होती है, इसलिए इसको अपवाहन गर्त, क्योंकि अपवाहन मतलब जो उड़ाकर ले जा रही है, उड़ाकर ले जाए जाने पर जो गर्त बना उसको हमने क्या कह दिया, अपवाहन गर्त के नाम से हम उसे जानेंगे। ठीक, मिस्र का जो कतारा गर्त है, मिस्र जो अफ्रीका के अंदर जो मिस्र देश है, और मिस्र का एक कतारा गर्त नाम है, कतारा गर्त, गर्त का नाम है कतारा। ये जो है इसी प्रकार से निर्मित है कि पहले यहाँ पर पूरी मिट्टी थी, लेकिन जैसे जैसे पवन का प्रवाह यहाँ होता रहा, बार बार जो है लगातार उसमें अपवाहन की क्रिया होती रही, और उस स्थान से मिट्टी उड़कर जो है दूसरे स्थान पर जमा होती गई, और जब ये स्थान बिल्कुल ऐसे गर्तनुमा हमें प्रतीत होने लगा तो उसने हमें क्या कह दिया, अपवाहन गर्त। तीसरी जो स्थलाकृति आती है उसमें आती है हमारी जूजेन, जूजेन या फिर जूनेन भी बोलते हैं इसको। ठीक, ये जो है हमें शाही के दवात जैसा दिखाई देता है, शाही के दवात जैसा। देखिए आप लोगों को जो ये स्थलाकृतियां है ना, एक बार अपने जो है नेट के ऊपर सर्च करके जरूर देखना। वैसे तो जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी मैं आपको इनके स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, कैसे ये मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, अभी जो हमने बात की कि हमारा कौन सा था, एक तो मशरूम रॉक थी, उसके बाद में अपवाहन गर्त, और ये जो स्थलाकृतियाँ बनती है इन पे ना हम गौर नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घूमने भेज देंगे तो आप इन चीज़ों को देखेंगे ही नहीं, आप तो वहाँ क्या देखेंगे कि इतना बड़ा मरुस्थल है,
यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे, मतलब देखो ये थोड़ी देखेंगे कैसे बनी है, आप सिर्फ उसका सौंदर्य देखने जाते हैं। आप लोग उनको वो नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्थलाकृतियाँ हैं, और ये स्थलाकृतियाँ कहाँ हमारे आसपास भी मिलती हैं। हमारे जो है जैसलमेर बाड़मेर वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ आपको मिलेंगी। कोई भी आप एरिया ले लीजिए, आप अपने खेत में देख लीजिए, उसमें 10 साल तक फसल मत कीजिए, उसके बाद आपको इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। मिट्टी जब हवा चलती है, पवन आती है, तो आप देखते हैं ना किस प्रकार से टीले बन जाते हैं मिट्टियों के। ये चीज़ें तो होती हैं, जनरल है ये सब तो। ठीक, तो नेक्स्ट जो स्थलाकृति है हमारी ज्यूजेन या फिर ज्यूनेन, इसको शाही के दवात की आकृति की ये होती है, इसलिए इसको शाही का दवात भी कहते हैं। देखिए, एक मरुस्थल है मान लीजिए, और उस मरुस्थल के अंदर कुछ कठोर चट्टानें हैं और कुछ मुलायम चट्टानें हैं। ठीक, इस प्रकार से हम देख लेते हैं। कुछ कठोर चट्टानें और कुछ मुलायम चट्टानें जो है क्षैतिज रूप से इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ये समांतर पाई जाती है। मान लीजिए इस क्षैतिज के रूप में देखेंगे तो हम इस प्रकार से इनको देखेंगे। ठीक, अब जो ये क्या करती हैं, जब ये जो इस चट्टानें होती हैं, जो मतलब हमारी धरातली चट्टानें हैं, जो कोई मुलायम है और कोई कठोर है, जब हवा आएगी, पवन चल रही है, और जब पवन चलेगी तो क्या करेगी कि जो ये मान लीजिए ये कठोर चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है, तो ये क्या करेगी, मुलायम चट्टानों में तो कर देगी क्या, अपर्दन कर देगी, और जो ये वाली चट्टानें ये एज इट इज रहेंगी। तो ये एक टाइम बाद जो है हमें इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी ना, इस प्रकार से जो है हमें दिखाई देगी। अब देखिए कि आप ये शाही के दवात जैसी सेम एज इट इज स्थलाकृति नहीं बनेगी कि शाही की दवात को कैसी होती है, ऊपर ढक्कन होता है और ये होता है वो होता है। इस प्रकार से जो है एक अजम्पशन किया जाता है कि लगभग उसके जैसी हमें दिखाई देती है। देखिए, ज्यूजेन जो है किस प्रकार की संरचना है, जैसे मान लीजिए कठोर और मुलायम चट्टानें हैं जो क्षैतिज रूप में पाई जा रही है। जब पवने आई और कठोर चट्टानों को तो कुछ कर ही नहीं पाएंगी, लेकिन मुलायम चट्टानों को जब मुलायम चट्टानों में अपर्दन की क्रिया होती रहेगी तो एक टाइम बाद जो है वो टूटकर इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई देने लगेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ज्यूजेन के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अभी तक हमने 3 स्थलाकृतियों की बात हमने कर ली है। जो नेक्स्ट हमारी स्थलाकृतियां इसमें आती हैं, चौथी जो आती है वो आती है यारडंग। ये भी एक स्थलाकृति है जो पवन के अपर्दनात्मक स्थलाकृति के रूप में जानी जाती है। देखिए, मरुस्थलीय सतह है और वहां पर फिर से जो है कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज में लंबवत रूप में समांतर रूप से पाई जा रही है। ठीक, इस प्रकार से ही वापस ये पाई जा रही है। अब क्या हुआ कि जो कठोर चट्टानें और मुलायम चट्टानों का लगातार अपर्दन होता रहेगा, तो कठोर चट्टानें तो क्योंकि कठोर है तो संरचनाएं बनेंगी, वो होगा ही नहीं। तो जो मुलायम चट्टानें हैं उनका जो है बीच बीच में से अपर्दन हो जाएगा। ये बीच बीच में से जब अपर्दन हो जाता है तो जो बीच बीच की जो संरचना हट जाएगी और जो ये वाला देखिए, हमेशा एक ही स्थलाकृति नहीं बनेगी, संरचना सेम होगी लेकिन स्थलाकृति अलग अलग बनेगी। जैसे देखिए, इसी प्रकार से जो है हमने किसमें देखा था, हमारा ज्यूजेन था, उसमें भी इसी प्रकार से चट्टानें थी, लेकिन क्या है, पवनें इधर से आ रही थी और पवनों ने क्या किया, कठोर और मुलायम चट्टानों को ये करके और इस प्रकार की संरचना बना दी। फिर मान लीजिए एक दूसरी स्थलाकृति है जिसके अंदर क्या हुआ, हवाएं फिर से ऐसे ही आ रही है, लेकिन उसने क्या किया, वो सिर्फ अपर्दन कर रही थी, इसमें इस बीच वाली चट्टान को पूरा उड़ा दिया, जो कमजोर चट्टानें हैं वो पूरी खत्म कर दी। तो वो जो स्थलाकृति बनेगी वो हमारी यारडंग के नाम से जानी जाती है। ठीक, इसके अंदर जो है क्या होता है, तीव्र अपर्दन क्रिया होती है, और तीव्र अपर्दन होता है तो उस पूरी चट्टान को ये खत्म कर देता है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, 5वीं जो स्थलाकृति है हमारी, वो है हमारी ड्राई कैंटर। देखिए,
मान लीजिए कि पवन जो है अपने प्रवाह मार्ग में चल रही है और विभिन्न दिशाओं से जो है एकदम से चट्टान पड़ी हुई है, एक ये चट्टान पड़ी हुई है मरुस्थल के अंदर। हवाएं चल रही हैं, पवनें चल रही हैं, लेकिन वो एक दिशा से ना चलकर सभी दिशाओं से चल रही है। जब विभिन्न दिशाओं से आती है तो विभिन्न फलकों से युक्त होती है। और जो ये संरचना अब बनेगी हमारे पास, क्योंकि ये टूटी फूटी इस प्रकार से संरचना बन जाएगी, तो जो ये संरचना बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, ड्राइकेंटर कहेंगे। 3 या 3 से अधिक फलक युक्त जब चट्टान होती है तो वो ड्राइकेंटर कहलाती है। देखिए, मान लीजिए एक मरुस्थल है, उसके अंदर ये चट्टान पड़ी हुई थी, सभी दिशाओं से इसमें हवाएं चल रही हैं, कभी किधर से कट रहा है ये, कभी किधर से कट रहा है, कभी इधर से कट रहा है। और जब ये कट कट के इस प्रकार के फलक जो है इसमें निकलते हुए हमें दिखाई देने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइकेंटर कहते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, उसके बाद में जो हमारी संरचना आती है, इसके बाद में जो हमारी एक संरचना और आती है। वैसे तो उसमें बहुत सारी बची हुई हैं जो हम कल अपनी क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें मान लीजिए हम एक और बात करते हैं कि वात खिड़की की। वात खिड़की पवन की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हम पढ़ रहे हैं। जीवजैन पढ़ लिया, यारडंग पढ़ लिया, छत्रक शिला हमने पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे वात खिड़की। देखिए, एक चट्टान थी ऐसे पूरी और वो मरुस्थल में पड़ी हुई थी। पवन एक यहाँ से आ रही थी, इसको ऐसे खड़ा हुआ मानिए कि ये चट्टान ऐसे खड़ी हुई थी और पवने जो है इसमें आके क्या कर रही थी, यहाँ पर छिद्र छिद्र से इसमें बना दी, क्योंकि पूरी नहीं कटी, क्योंकि पूरी कठोर चट्टान थी। और इस चट्टान के अंदर बीच में जो है छोटे छोटे छेद हो गए। और जब ये छेद आपस में जुड़ जुड़ के थोड़े बड़े हो गए तो ये किस रूप में हमारे कहलाए, खिड़की के रूप में। मान लीजिए कि एक चट्टान है जो मरुस्थल में पड़ी हुई है और जो है ऐसे सीधी खड़ी हुई है वो, और पवने जब आ रही है तो वो बीच बीच में, क्योंकि पूरी कठोर चट्टान है, और बीच में जहाँ जहाँ उसको हल्की सी कमजोर चट्टान लगेगी बीच बीच में से उसको तोड़ देगी। और जब वो तोड़ देगी तो बीच बीच में से छेद छेद से उसमें बन जाएंगी, जैसे दूसरी साइड से देखने पे वो खिड़की जैसा हमें दिखाई देने लगेगा, इसलिए उसको वात खिड़की कहा गया। ठीक, एक अब आता है इसके अंदर प्राकृतिक मेहराब। प्राकृतिक मेहराब, मेहराब का मतलब होता है कि जो हमारा ये हम लोग कमरों के बाहर नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो, बंदरवाड़ जो बोलते हैं हम लोग, या फिर जो कुछ भी आप लोग बोलते होंगे, उस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है। देखिए, जब ये वात खिड़की ही क्या करे, जब ये वात खिड़की में जो ये छिद्र थे ये आपस में इतने अपर्दित हो जाएं कि आपस में मिल मिल के एक बड़ी आकृति में ये छेद कर दें। और जब ये अवशिष्ट जो है इस तरीके से, मान लीजिए कि ये छेद हो गया पूरा, और ये पूरा जो ये क्षेत्र था ये खाली हो गया, बीच की पूरी चट्टान टूट गई और सिर्फ ये एक ऐसे ढांचे की तरह खड़ा हो गया। जब ये ढांचे की तरह खड़ा हो गया तो इसको हमने क्या कह दिया, प्राकृतिक मेहराब। मेहराब होता है किसी भी चीज में, जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं उसमें आपने देखा होगा ना, एक द्वार होता है बहुत बड़ा सा, उसको मेहराब बोला गया है। जो प्राकृतिक मेहराब जो हमारा वात खिड़की था, उसके अंदर जब ये छिद्र आपस में मिल के इतने बड़े हो जाएं कि बीच का पूरा भाग हट जाए और ये जो स्थलाकृति इस प्रकार से खड़ी रह जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक मेहराब के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। अभी तक जो है हमने अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों को देखा है। इसमें अपर्दनात्मक में ही 2-4 स्थलाकृतियां और बची हुई हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही देखें। ठीक है, धन्यवाद।